पिछले दिनों में सभी जनपदों में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य और तीनों हस्तपुस्तिकाओं पर कई जनपदों में प्रश्नोत्तरी हुई, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयों में सभी शिक्षक साथियों में अच्छी समझ विकसित हुई। इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा समृद्ध संदर्शिका पर एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, जो निश्चित रूप से उपयोगी होगी। मुझे खुशी है कि इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मेरे द्वारा इस प्रश्नोत्तरी में कुल 31 प्रश्न रखे गए हैं, जो समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका की रूपरेखा से संबंधित हैं। बेसलाइन आकलन और एंड लाइन आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसके लिए मैं एक दूसरा पीडीएफ बनाऊंगा और आपके साथ में साझा करूंगा। तो आइए इस प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समृद्ध कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो जो समृद्ध कार्यक्रम है वो रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए निर्मित समृद्ध संदर्शिकाओं को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक जो समृद्ध संदर्शिका का निर्माण हुआ है वो 3 स्तरों पे हुआ है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। इसमें तीसरा प्रश्न है, स्तर 1 की समृद्ध संदर्शिका में भाषा विषय की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो देखिए, स्तर 1 में केवल कक्षा 1 सम्मिलित है भाषा विषय के अंतर्गत। इसमें चौथा प्रश्न है, स्तर 2 की समृद्ध संदर्शिका में भाषा विषय की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो स्तर 2 में भाषा विषय की कक्षा 2 और 3 कक्षाएं सम्मिलित हैं। इसमें पांचवा प्रश्न है कि स्तर 3 की समृद्ध संदर्शिका में भाषा विषय की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो स्तर 3 में समृद्ध संदर्शिका में कक्षा 4 और 5 को सम्मिलित किया गया है। इसमें छठवां प्रश्न है कि स्तर 1 के समृद्ध संदर्शिका में गणित विषय की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो स्तर 1 की समृद्ध संदर्शिका में गणित विषय की कक्षा 1 और 2 सम्मिलित हैं। इसमें सातवां प्रश्न है कि स्तर 2 के समृद्ध संदर्शिका में गणित विषय के कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो स्तर 2 में समृद्ध संदर्शिका के गणित विषय में कक्षा 2 और 3 सम्मिलित है। इसमें आठवां प्रश्न है, स्तर 3 की समृद्ध संदर्शिका में गणित विषय की कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं। तो स्तर 3 के अंतर्गत जो समृद्ध संदर्शिका बनी है गणित के लिए, उसमें केवल कक्षा 5 सम्मिलित है। इसमें नवा प्रश्न है कि समृद्ध कार्यक्रम की साप्ताहिक कार्य योजना कितने सप्ताह चलेगी। तो देखिए, समृद्ध कार्यक्रम की जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसमें सबसे पहले 1 हफ्ते का शून्य सप्ताह होगा और उसके बाद 8 सप्ताह की रेमेडियल टीचिंग होगी। इसमें 10वां प्रश्न है, शून्य सप्ताह की कार्य योजना में क्या कार्य सम्मिलित हैं। तो देखिए, शून्य सप्ताह 1 सप्ताह का होगा। सबसे स्टार्टिंग में उसमें बच्चों का परिचय, कहानी कविता का सस्वर वाचन, चित्र चार्ट पर बात होगी और मोटर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें 11वां प्रश्न है कि समृद्ध संदर्शिका कक्षा 1 भाषा के अंतर्गत दैनिक समय सारणी को कितने कालांशों में बांटा गया है। तो देखिए, कक्षा 1 के लिए जो समृद्ध संदर्शिका बनी है उसमें दैनिक समय सारणी को 3 कालांशों में बांटा गया है। प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का है। तो इस तरह तीनों जो कालांश हैं उनकी जो समय सीमा है कुल मिलाकर 120 मिनट की हो जाती है। इसमें 12वां प्रश्न है कि समृद्ध संदर्शिका में कक्षा 2-3 भाषा के अंतर्गत दैनिक समय सारणी को कितने कालांशों में बांटा गया है। तो कक्षा 1 में तो 3 कालांश थे, कक्षा 2-3 में भी 3 कालांश हैं और प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का है। इसमें 13वां प्रश्न है, समृद्ध संदर्शिका कक्षा 4-5 भाषा के अंतर्गत दैनिक समय सारणी को कितने कालांशों में बांटा गया है। तो देखिए, भाषा के अंतर्गत जो समृद्ध संदर्शिका है कक्षा 4-5 के स्तर में, उसको केवल 2 कालांशों में बांटा गया है। इसमें 14वां प्रश्न है कि कक्षा 1 से 5 गणित की समृद्ध संदर्शिका में दैनिक समय सारणी को कितने कालांशों में बांटा गया है। तो देखिए, गणित की जो समृद्ध संदर्शिका बनी है उसमें कक्षा 1 से 5 तक का जो शिक्षण करना है उसकी दैनिक समय सारणी में केवल 2 ही कालांश हैं और दोनों कालांश 40-40 मिनट के हैं। इसमें 15वां प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन का क्या तरीका है। तो देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण का टोटल आकलन का जो तरीका है उसमें सबसे पहला बेसलाइन आकलन होगा, फिर साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगा यानी कि सतत आकलन होगा, और फिर लास्ट में एंड लाइन आकलन या एंड लाइन असेसमेंट होगा। इसमें 16वां प्रश्न है कि बेसलाइन आकलन के बाद क्या कार्य करना है। तो बेसलाइन आकलन के बाद बच्चों का स्तर निर्धारण होगा। इसमें 17वां प्रश्न है, कुल कितनी समृद्ध संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है। तो तीनों स्तरों में 2-2 संदर्शिकाएं हैं, तो इस तरह कुल 6 संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है। 18वां प्रश्न है, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 भाषा में प्रेरणा तालिका की कितनी दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 1 के स्तर पर भाषा की प्रेरणा तालिका में कुल 14 दक्षताएं हैं, लेकिन समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें से जो मुख्य 9 दक्षताएं हैं उस पर कार्य करना होगा। 19वां प्रश्न है कि बेसलाइन आकलन कब किया जाएगा। तो बेसलाइन आकलन शून्य सप्ताह के अंत में किया जाएगा। इसमें 20वां प्रश्न है, कक्षा 1 से 5
गणित के प्रथम कालांश में क्या कार्य किया जाना है? तो कक्षा 1 से 5 में गणित का जो प्रथम कालांश होगा उसमें अवधारणा का निर्माण किया जाएगा। इसमें 21वां प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 गणित के द्वितीय कालांश में क्या कार्य किया जाना है? तो देखिए द्वितीय कालांश में अभ्यास का सत्र होगा। 22वां प्रश्न है कि समृद्ध संदर्शिका की साप्ताहिक कार्य योजना का क्रियान्वयन कक्षाओं में किसके माध्यम से होगा? तो देखिए समृद्ध संदर्शिकाओं की जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसका जो क्रियान्वयन कक्षाओं में होगा वो शिक्षण योजना के निर्माण के माध्यम से होगा। इसमें 23वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना निर्माण में समृद्ध संदर्शिका के साथ उपयोगी पुस्तकें कौन सी हैं? यानी कि जब आप शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे तो समृद्ध संदर्शिका के साथ जो उपयोगी पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें जिस भी कक्षा का आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उसकी पाठ्य पुस्तकें, साथ में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, पोस्टर चार्ट, सहज 1, 2, 3 और गणित किट भी सम्मिलित है। हालांकि गणित किट एक पाठ्य पुस्तक नहीं है, लेकिन गणित किट का गणित शिक्षण में आपको उपयोग करना है। इसमें 24वां प्रश्न है, कक्षा 1, 2, 3 भाषा शिक्षण की रेमेडियल क्लास में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्लास में क्रमशः क्या क्या कार्य करना है? तो देखिए कक्षा 1, 2, 3 भाषा शिक्षण की जो रेमेडियल क्लास होगी उसके 3 कालांश हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो जो पहला कालांश होगा उसमें मौखिक भाषा विकास होगा, दूसरे कालांश में डिकोडिंग और जो तीसरा कालांश होगा उसमें पठन अभ्यास होगा। इसमें 25वां प्रश्न है कि डिकोडिंग का अर्थ क्या है? तो डिकोडिंग का अर्थ होता है कि अक्षर और ध्वनि के आधार पर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारित करना डिकोडिंग कहलाता है। यानी कि जब भी किसी प्रिंट शब्द को हम उच्चारित करते हैं, जैसे कि मैं इन प्रश्नों को पढ़ रहा हूं, तो यही डिकोडिंग है। इसमें 26वां प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसके 2 मेन उद्देश्य हैं। इसमें पहला है कि योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करते हुए सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जाना और दूसरा है आगामी वर्ष के नए अकादमिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से तैयार करना। इसमें 27वां प्रश्न है, गणित शिक्षण योजना के निर्माण का आधार क्या होगा? तो गणित शिक्षण योजना का निर्माण का जो आधार होगा वो उप दक्षताओं के आधार पर होगा। इन्हीं उप दक्षताओं को लर्निंग आउटकम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 28वां प्रश्न है कि गणित शिक्षण के रेमेडियल क्लास में किन बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं होगा? तो देखिए कक्षा 1 व 2 के बच्चों का गणित शिक्षण में बेसलाइन आकलन नहीं होगा। इसमें 29वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की रेमेडियल क्लास में किन बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं होगा? तो भाषा शिक्षण में केवल कक्षा 1 के बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं होगा। इसमें 30वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की रेमेडियल क्लास में एंड लाइन असेसमेंट किन बच्चों का होगा? तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत एंड लाइन असेसमेंट सभी बच्चों का करना है। इसमें 31वां प्रश्न है कि गणित शिक्षण की रेमेडियल क्लास के अंत में एंड लाइन असेसमेंट किन बच्चों का होगा? तो गणित शिक्षण के रेमेडियल क्लास में जो एंड लाइन असेसमेंट होगा वो भी सभी बच्चों का होगा। तो इस तरह से हमने समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका की रूपरेखा पर कुल 31 प्रश्न आप लोगों के साथ में साझा किए। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगले वीडियो में हम बेस लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन से संबंधित जो कार्यपत्रक हैं और उसके लिए जो वर्कशीट बनानी है और उसके लिए जो तालिका बनानी है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसे भी हम पीडीएफ के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आप इस प्रश्नोत्तरी के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे 8299261766 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।